Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस से स्टूडेंट आपकी बुक के पहले चैप्टर में यानी पहली यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges, those charges, electric charges which are at rest, जिनकी पोजीशन क्या है, रेस्ट है, तो वो गति नहीं कर रहे, वो स्थिर आवेश है। आज की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं फर्दर। अपने पिछली क्लास में हम कूलाम के नियम को समझ रहे थे, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का सॉरी। और आज की क्लास में कूलाम के नियम को हम आगे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे, आपके हाथ में कॉपी और एक पेन होगा। आप लोग अपना ध्यान बना के रखिए स्क्रीन की तरफ। हम चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलाम के नियम को हम पिछली क्लास में समझ रहे थे और इसमें ये 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारा डिस्कशन आज होना है। उसके बाद हम कूलाम के नियम को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है वैद्युत बल, दूसरा है बिंदु आवेश, तीसरा है परीक्षण आवेश। चलिए वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है और क्या क्या इनका मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत बल को, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को। वैद्युत बल, बल को आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना। बल यानी फोर्स, और फोर्स वो कारक है जिससे हमको पुश या पुल का महसूस होता है ना। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो कि किसके कारण लगता है, किन के बीच लगता है। तो इलेक्ट्रिक, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी इलेक्ट्रिसिटी के में जो फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है, आवेश, चार्ज। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो वैद्युत बल वो बल हो गया जो आवेशों के बीच लगता है। जो किन के बीच लगता है, आवेशों के बीच। और यहां पर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच। तो यहां पर लिख लेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ, के बीच लगने वाला, किन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। सिंपल को वैद्युत बल कहते हैं, फुल स्टॉप। इसे F द्वारा निरूपित करते हैं।
इसे F द्वारा निरूपित करते हैं, कैपिटल F द्वारा। ठीक है, और इसके बारे में बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? इसकी मात्रक और विमा बताइए। तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है, जानते होंगे आप सब, न्यूटन, कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं। और जो इसकी विमा होती है बल की वो होती है M L T-2। मात्रक एवं विमा क्लास 11 और चैप्टर आपका 2 है आई थिंक। ओके, तो मात्रक एवं मापन चैप्टर 2 है, उसके बाद विमीय विश्लेषण नेक्स्ट चैप्टर है 11th में। तो उसके अंतर्गत आपने मात्रक और विमा हर एक राशि की आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी राशियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे उनके मात्रक और विमा लिखेंगे। तो ये वैद्युत बल है, एक प्रकार का बल ही है, तो इसका मात्रक और विमा वही हो गई जो बल की होती है। तो बल अगर आपने याद करा हुआ है तो आप इसमें आपको इसका मात्रक और विमा याद रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया वैद्युत बल, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया वैद्युत बल, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए बिंदु आवेश। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश होता है? तो इसमें याद रखेंगे पॉइंट चार्ज इज अत्यंत लघु आवेश। अत्यंत लघु आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। अत्यंत लघु आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, बिंदु आवेश है, अत्यंत लघु आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज में लिखेंगे अत्यंत लघु धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। अत्यंत लघु धन आवेश को परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो टेस्ट चार्ज कौन सा हो गया? जो कि बहुत कम चार्ज होगा लेकिन धनात्मक होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश में क्या डिफरेंस है कि परीक्षण आवेश धनावेशित होता है हमेशा, जबकि बिंदु आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आपने। इसे Q0 द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, चलिए विमा क्या होगी? आवेश की विमा। आवेश की विमा बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे, आवेश की विमा बताइए। आवेश की विमा क्या होगी? देखो, अगर विमा आपको याद नहीं है तो विमा निकालने का तरीका, आवेश से रिलेटेड कोई सूत्र याद है? हाँ याद है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। 10th में पढ़ा था ये फॉर्मूला हमने। विद्युत धारा बराबर आवेश का प्रवाह प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित होते हैं, है ना, आवेश प्रवाहित होने की दर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। आई की विमा क्या है? A। टी की विमा क्या है? T। तो Q की विमा क्या हो गई? A इंटू टी। Q की विमा हो गई A टी। आवेश की विमा क्या हो गई? A टी। याद रहेगा? ठीक है, गुड। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स हमने जो डिस्कस करने थे कर लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कूलाम के नियम के ऊपर। हम लोग अपनी पिछली क्लास में कूलाम के नियम को समझ रहे थे। ओके, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ वैद्युत बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो स्थिर बिंदु आवेश समझ गए। बिंदु आवेश कौन से आवेश हैं? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। परीक्षण आवेश नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और वैद्युत बल हमने पता लगा लिया कि जो ये आवेशों के कारण बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो वैद्युत बल है, ठीक है। इसके अलावा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जितनी भी मात्रा होगी, 1 कूलाम 2 कूलाम, दोनों आवेशों की जितनी भी मात्रा होगी उनको गुणा करके जो आएगा उसके अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी होगी उसका वर्ग कर देंगे तो उसके व्युत्क्रमानुपाती ये होगा, ठीक है। एक और चीज आपको नोट डाउन इसमें रखनी है, बल कैसी राशि है? वैद्युत बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो इसकी दिशा भी आपको, इस वैद्युत बल की दिशा भी आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो ये कूलाम का नियम है हमारा। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास हैं, स्थिर याद रखना इसमें, ठीक है, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। चलिए, अब इसकी व्याख्या हमको करनी है, यानी इसको हमको एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से इसकी गणना हम कर सकते हैं या फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊंगा, उस डायग्राम को पहले देख लेते हैं ध्यान से। सपोज ए के पॉइंट चार्ज है, ए के बिंदु आवेश है और ए के बिंदु आवेश है, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश हैं, दोनों स्थिर हैं, दोनों क्या हैं? स्थिर हैं। और
दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यह हमको दो बिंदु आवेश दिख रहे हैं, एक के ऊपर मैं बोलता हूँ Q1 चार्ज है, एक के ऊपर Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है। इतनी बात समझ में आ गई। ये यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है ये r है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब इससे आगे हमने जो माना वो हमको लिखना भी है। लिखेंगे माना, माना लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और छोड़ देंगे पूरी लाइन। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे Q1 व Q2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है। हमने यही तो माना कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, Q1 Q2 दिख रहे हैं आपको, इनके बीच की दूरी r है। जो फिगर में दिख रहे हैं वही मैंने लिखा। ठीक है, और जो डेफिनेशन में बोला गया था उसी को हमको प्रूफ करना है। ठीक, यदि अब हमको क्या निकालना है, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो उसको भी मान लेते हैं हम। यदि इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F हो तो, यदि इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F हो तो कूलाम नियमानुसार, कूलाम नियमानुसार क्या बोली गई थी पहली चीज, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, पहला पॉइंट क्या था, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के, तो मात्रा क्या है, एक की मात्रा Q1 है, एक की मात्रा Q2 है, इसके गुणनफल के, तो Q1 और Q2 का गुणनफल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। जो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है बच्चों, ये पहला वाला, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा है कि लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो। और दूसरा टर्म क्या है, लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी क्या है r, r का वर्ग क्या हो जाएगा r स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे लिखते हैं f अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं f, और r जो है r स्क्वायर जो है व्युत्क्रमानुपाती है। इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को यदि मैं मिला दूं, इन दोनों को मिलाने पर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मेरे पास एक संबंध बन रहा है f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, गुड। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज पर कैरी आउट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर कैरी कर रहे हैं इसे। चलिए, हमारे पास क्या संबंध है, f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आपको ये बात ध्यान है, जब जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर एक नया नियतांक आता है। यहाँ पर क्या आता है, एक नया नियतांक आता है। इस जगह पर जो नियतांक आएगा उसको a लिखते हैं हम, a Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है, जहां a बराबर नियतांक है, इस नियतांक का नाम है कूलाम नियतांक, कूलाम्स कांस्टेंट। ठीक है,
जब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है वहां पर एक नियतांक आता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया बराबर एक नियतांक आया, ठीक है, ए। ये ए क्या है? कूलाम नियतांक है, ठीक है। जैसे आपने 10th में भी देखा होगा, एफ अनुक्रमानुपाती जो गुरुत्वाकर्षण बल है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता था। आप इस अनुक्रमानुपाती को हटाते थे तो यहाँ पर एक नियतांक आता था जी, ठीक है। ये जी क्या था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये नियतांक हर जगह अलग अलग होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इस नियतांक को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे नापते हैं। हम लोग इसको, नियतांक मतलब फिक्स कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मतलब इसका कुछ ना कुछ मान होगा, तो इसको नापते हैं हम। तो इसको नापने का काम हम एसआई पद्धति में नापे। एसआई पद्धति में मतलब जब हमने मात्रकों को एसआई पद्धति में लिया, तो एसआई पद्धति में जो ए का मान आया, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक नियतांक 4, 4 नियतांक, पाई भी नियतांक, एप्सिलॉन का मतलब है, एप्सिलॉन का मतलब है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। जहां एप्सिलॉन नॉट का मतलब है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, एंड के इज माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो यहां पर हमारे पास दो नए टर्म्स आए, इनको आपको अभी के लिए याद रखना है, आगे आने वाली क्लासेस में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास एक मात्रक, एक नियतांक आया, उस नियतांक का नाम था कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक की वैल्यू हमने एसआई पद्धति में फाइंड आउट करी, तो वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहां एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की वैद्युतशीलता और के का मतलब है माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इस वैल्यू को पुट करें अगर ऊपर समीकरण में, तो क्या बन जाएगा? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए ए की जगह, तो एफ बराबर आ जाएगा, ए की जगह क्या रखना है 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना है एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह कौन आ गया? एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन k बराबर 1, k का मान यहां पर 1 रखना है। क्यों? कब 1 रखेंगे? जब हम वायु अथवा निर्वात की बात करेंगे, एयर या फिर वैक्यूम की बात करेंगे। वायु अथवा निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है। तो जनरली हम लोग जो माध्यम लेते हैं वो वायु या निर्वात लेते हैं। जब हम वायु या निर्वात माध्यम का प्रयोग करेंगे तो k की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये समीकरण बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर मान पूछा जाए आपसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर मान पूछा जाए तो उसका मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक भी याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। मात्रक भी याद रखेंगे, वैल्यू भी याद रखेंगे। तो f क्या हो गया हमारे पास? फाइनली जो f की वैल्यू बन के आई वो क्या आई? f बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और बाहर मात्रक लिखेंगे न्यूटन। ये है हमारे पास कूलाम नियम के थ्रू किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगता हुआ वैद्युत बल के लिए सूत्र। कूलाम के नियम द्वारा किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगता हुआ वैद्युत बल के लिए सूत्र। आई बात समझ में?
तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए गुड, नोट डाउन कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। हो सकता है इस बार भी आ जाए। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नोट डाउन कर लिया होगा आपने? चलिए, तो कूलाम के नियम को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट नियम है, इंपॉर्टेंट लॉ है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो कूलाम का नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए बल है, वैद्युत बल के लिए नियम है। ठीक, और इसमें आप क्या फाइंड आउट करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ वैद्युत बल, नंबर 1 उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, नंबर 2 उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट इसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और है कूलाम नियतांक के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा सबने। एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्वेश्चन ये है एकांक कूलाम आवेश का क्या तात्पर्य है? एकांक कूलाम आवेश का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर देख लेते हैं। एकांक कूलाम आवेश मतलब यूनिट कूलाम चार्ज। यूनिट कूलाम चार्ज का क्या मतलब हुआ? अभी अभी हमने जो रिलेशन फाइंड आउट करा वो था F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एकांक के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, जब एकांक की बात की जाए तो वहां पर आप क्या करो, माना Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, Q1 Q2 दोनों आप 1 कूलाम रख दीजिए, एकांक मतलब 1, उनकी वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, और R जो है ये भी 1 रख दिया, 1 मीटर। R की वैल्यू कितनी रख दी? 1 मीटर। अब देखेंगे क्या बन जाएगा, अतः F बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 मतलब 1, Q2 मतलब 1 अपॉन R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यही तो बना। और जब 1 की कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकांक कूलाम आवेश में हमने क्या देखा? एकांक कूलाम आवेश में हमने ये देखा कि जब हमने दो स्थिर बिंदु आवेशों को जिनकी की मात्रा 1 कूलाम थी उनको निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति में एक एक 1 मीटर की दूरी पर रखा तो उनके बीच लगने वाला बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन था। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों को निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए
1 मीटर की दूरी पर रखा जाए एवं उत्पन्न वैद्युत बल 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन हो तो आवेश एकांक कूलाम आवेश कहलाता है। ठीक है, यूनिट कूलाम चार्ज वो चार्ज जबकि आप दो स्थिर बिंदु आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखो और 1 मीटर की दूरी पर रखने के बाद उनके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है उसका मान 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन हो तो आवेशों को आप एकांक कूलाम आवेश कहते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो यहाँ पर कैलकुलेशन लिखी हुई है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। जो कि ऑल्सो इंपॉर्टेंट हो सकता है। कूलाम नियतांक का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखो। कूलाम नियतांक का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखो। आंसर, कूलाम नियतांक के ऊपर हमने चर्चा करी थी। कूलाम नियतांक किसे कहते हैं? कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट, ए से हम इसको डिनोट कर रहे थे, ए। और ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी? ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन जो हमारे पास रिलेशन था वो क्या था? F इज इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए फर्स्ट रिलेशन, जब हमने अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया था तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या आया था? ये वाला समीकरण 1 देखिए, A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां से A देखिए आप, A बराबर F डॉट R स्क्वायर, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अगर A के मात्रक की बात करें, मात्रक कूलाम नियतांक का मात्रक की बात करें तो A का मात्रक क्या होगा? वही जो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इनटू R मतलब दूरी का वर्ग, दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन को हम लिखते हैं प्रति। Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो कूलाम गुणा कूलाम क्या होगा? कूलाम का स्क्वायर। तो हमारे पास ये मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक हो गया? तो कूलाम नियतांक का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक हो गया? अब इसकी विमा, नेक्स्ट इसकी विमा, डायमेंशन। तो विमा भी वही हो जाएगी जो बल की विमा होती है। तो ए की विमा मतलब बल की विमा इनटू दूरी की विमा का स्क्वायर अपॉन Q1 की विमा अपॉन Q2 की विमा। इनकी डायमेंशन लिखते हैं, बल की विमा होती है MLT-2, है ना? बल की विमा होगी MLT-2, दूरी की विमा L होती है, तो R स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। Q1 की विमा
अभी बताई थी, आवेश की विमा 80 होती है और Q2 भी आवेश है, इसकी विमा भी 80 होगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ml ऊपर 3 हो जाएगा, ठीक है, 2l² इधर और l इधर, तो l³ हो गया, और नीचे at 2 बार है तो a² t² हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है। अब इसको ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ml³ t, देखो नीचे 2 है, ऊपर -2 है, नीचे का 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो t हो जाएगा -4, t विल बी -4, और a नीचे 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये आ रही है हमारे पास कूलाम के नियतांक a की विमा और कूलाम के नियतांक a का मात्रक, ठीक है। तो ये विमा हो गई और ये मात्रक हो गया, ये दोनों आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ml3 t -4 a -2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए कूलाम के नियम और उस पर रिलेटेड कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आने वाली क्लासेस में इसको हम डिस्कस कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पढ़ के आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करी उसको आप एक बार घर जाकर जरूर रिवाइज कीजिएगा, और जहाँ पर हमने आज की क्लास को छोड़ा है अगली क्लास ठीक वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगले आने वाली क्लासेस में हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिए, क्लास में अपनी कंटिन्यूटी, और जो जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिए और उनको रिवाइज भी कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।